और आइए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल हमले पर हमास का बड़ा बयान सामने आया है। गाजा में अब तक 5300 लोगों की मौत हो गई है, यह हमास का कहना है। और इजरायली हमले में 18,000 लोग घायल हुए हैं। हमास की तरफ से ये कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल का बड़ा अटैक। 24 घंटे में हमास के 400 ठिकानों पर हमले। आईडीएफ के हमले में हमास के कई कमांडर मारे गए। नुसैरत बटालियन का डिप्टी कमांडर मारा गया। शाती बटालियन का डिप्टी कमांडर भी मारा गया। और एक और बड़ी खबर, गाजा बॉर्डर पर डटी हुई है इजरायली फोर्स। सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात। हमास पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायली सेना। एक और बड़ी खबर, इजराइल की हमास को अंतिम चेतावनी। हमास तुरंत आत्मसमर्पण करे, ये इजराइल का कहना है। आईडीएफ प्रवक्ता जोनाथन कॉन्ड्रिक्स ने दी चेतावनी, आत्मसमर्पण करने पर हमला नहीं करेंगे, आईडीएफ का कहना है। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में बीती रात इजरायली सेना की छापेमारी के दौरान 32 वांटेड गिरफ्तार 32 में से 18 हमास सदस्य। हमास का एक सीनियर मेंबर भी गिरफ्तार। और एक और बड़ी खबर, इजरायली ठिकानों पर हमास के हमले का नया वीडियो। इजरायली ठिकानों पर हमास लड़ाकों ने मोर्टार दागे। हमले का वीडियो हमास ने जारी किया। और एक और बड़ी खबर, गाजा अस्पताल पर हमले में मारे गए लोगों की संख्या पर सवाल उठ रहे हैं। इटली के विदेश मंत्री ने मौत के आंकड़े पर सवाल उठाए हैं। 500 नहीं 50 लोगों की मौत हुई थी, ये इटली का कहना है। गाजा अस्पताल पर हमले के पीछे इजराइल नहीं है। और एक और बड़ी खबर, ईरान की धमकी के बीच सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है। हमले की जिम्मेदारी मिलिशिया ने ली है। ईरान समर्थित मिलिशिया ने हमला किया था। 3 अमेरिकी सैन्य अड्डों को हमला किया था। इन अड्डों पर मिलिशिया ने किया मिसाइल ड्रोन अटैक। और एक और बड़ी खबर, इराक में भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। सीरिया और इराक के 4 लोकेशन पर हमले हुए हैं, अमेरिका का कहना है। हमले को लेकर अमेरिका का बयान आया है। हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं, हमले में एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल जंग पर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट का बड़ा बयान। जंग से दुनिया को और खतरनाक जंग ने बना दिया है, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। एक बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है वर्ल्ड बैंक की। गाजा बॉर्डर पर जबरदस्त तैनाती हुई है। भारी संख्या में टैंकों की तैनाती हुई है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले तैनाती बढ़ाई गई है। तो ये तो हो रही है इजरायली तैयारियों की बात, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान भी नजर नहीं आ रहा है। आइए समझते हैं क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन पर सस्पेंस क्यों की बना हुआ है। देखिए, गाजा बॉर्डर पर टैंकों का जमावड़ा है। 7 अक्टूबर के बाद से ही सबसे ज्यादा तैनाती भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी शुरू नहीं हो रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन जरूर होगा, ये भी नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया। हमास का खात्मा ही लक्ष्य है, ये भी कह दिया गया, लेकिन शुरू नहीं हुआ है। अमेरिकी रुख क्या है ग्राउंड ऑपरेशन पर? संभावित नुकसान का आकलन जरूरी है। बंधकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारे लिए, यह अमेरिका का कहना है। अब मैं आपको बता रही हूं कि बड़ा सवाल इस पर क्या है। क्या अमेरिकी रजामंदी के बिना नेतन्याहू ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे? जब तक वहां से क्या अनुमति नहीं मिलेगी, तो क्या ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो पाएगा? क्या गाजा का रक्तपात अरब वर्ल्ड को सुलगा देगा? मिडिल ईस्ट में एटमी खलबली मचा देगा? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है नेतन्याहू का वो आखिरी लक्ष्य जो अगर पूरा हुआ
अगर पूरा हुआ तो सिर्फ गाजा फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि कई खाड़ी देशों का वजूद मिट जाएगा। सत्रह दिन बीत जाने के बाद भी गाजा पट्टी में इजरायल का बारूदी प्रतिशोध जारी है। बारूदी कोहराम जारी है। गाजा का कोना कोना बारूदी बवंडर से दहलना जारी है। यकीन मानिए, बीते 17 दिनों में गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में इतना बम गोला बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाए। वैसे तो गाजा पट्टी को लेकर इजराइल के जंगी तेवरों को लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मची हुई है। कई मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ आकर खड़े हो चुके हैं, मगर इसके साथ साथ इजराइल के भीतर भी कोहराम मचा हुआ है। हमास से जंग को लेकर बवाल हो रहा है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल के भीतर भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। जी हाँ, तेल अवीव से यरूशलेम तक इजराइल में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आईडीएफ की कार्रवाई को लेकर लोगों में गुस्सा है। जानते हैं क्यों? दरअसल इजरायलियों की मांग हमास से जंग खत्म करने की है ताकि जल्द से जल्द बंधकों को रिहा किया जा सके। जंग को रोकने के लिए इजराइल में प्रदर्शन जारी है। पीएम नेतन्याहू के फैसले से इजरायली भड़के हुए हैं। आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना रखा है। हालांकि इजरायली सेना बंधकों को छुड़ाने के लिए तमाम तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। बावजूद इसके आईडीएफ को बड़ी सफलता नहीं मिली। वहीं आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में हमास के लड़ाके तो मारे जा रहे हैं। मगर इसके साथ कुछ बंधकों के भी मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बस इसी बात को लेकर इजराइल के नागरिकों में गुस्सा है। वो अपील कर रहे हैं कि हमास के खिलाफ जंग खत्म हो ताकि 200 बंधकों की रिहाई हो सके। एक तरफ अरब देश गुस्से में है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में ही नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। बावजूद इसके इजरायली पीएम नेतन्याहू जंग को जारी रखना चाहते हैं, हमास का दी एंड करना चाहते हैं, क्योंकि नेतन्याहू का प्लान सिर्फ गाजा पट्टी या फिर फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं बल्कि फिर से दुनिया के नक्शे पर ग्रेटर इजराइल बनाने का है। यानी अरब के कई देशों को इजराइल में शामिल करना, इजराइल के साम्राज्य का विस्तार करना। आप भी सोच रहे होंगे कि जंग गाजा में हो रही है, इजराइल का दुश्मन हमास है,
और इसराइल का मकसद फिलिस्तीन पर कंट्रोल करना है। ऐसे में ग्रेटर इसराइल की थ्योरी ने इस जंग में कैसे एंट्री मारी? क्यों इसराइल के ऑर्थोडॉक्स विंग के लोग ग्रेटर इसराइल पर बात करने लगे? क्यों यह आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही नेतन्याहू मिडिल ईस्ट का ही नक्शा बदल देंगे? और बैटल ऑफ गाजा में अचानक ही ग्रेटर इसराइल का जिक्र क्यों आया? आखिर इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल प्लान क्या है? क्यों इसके आगाज के साथ ही पूरा अरब वर्ल्ड सुलगने लगा है? तो आपको बता दें कि फिलहाल दुनिया के नक्शे पर इजराइल का वजूद करीब 22,145 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर मौजूद है। मगर जब बात ग्रेटर इसराइल की होगी तो उसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया का पूरा इलाका आएगा और मिस्र, सऊदी अरब और इराक के अलावा तुर्की का भी काफी बड़ा हिस्सा इसमें शामिल होगा। दरअसल दशकों पुराने ग्रेटर इसराइल साम्राज्य की जो बात की जा रही है, असल में उसकी शुरुआत मिस्र की नील नदी से लेकर इराक की यूफ्रेटिस नदी तक थी। जानते हैं कि मिस्र से लेकर इराक तक के इस इलाके में लाल सागर, सऊदी अरब का उत्तरी इलाका और आधे से ज्यादा इराक का हिस्सा भी आता था। वहीं इराक की यूफ्रेटिस नदी से होते हुए तुर्की के दक्षिणी इलाके तक का एरिया भी आता था। ग्रेटर इसराइल में ये शामिल था और इराक से तुर्की के बीच में मौजूद इस इलाके में सीरिया, जॉर्डन जैसे मुल्क पूरी तरह से शामिल थे। इतना ही नहीं, दक्षिणी तुर्की से मिस्र के उत्तरी इलाके तक ग्रेटर इसराइल का विस्तार फैला हुआ था, जिसमें भूमध्य सागर का भी कुछ हिस्सा आता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक में आईडीएफ की बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। यकीन मानिए, अगर नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल को साकार करने में कामयाब होते तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम तो दर्ज होगा ही, मगर इसराइल के इस कदम से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आग लग जाएगी। मिडिल ईस्ट फिर से बैटल ग्राउंड बन जाएगा, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के नक्शे में आधा दर्जन से ज्यादा अरब देशों का वजूद बैठ जाएगा। शायद इसीलिए इजरायली सेना हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, ताकि जंग की आंच बाकी मुल्कों तक भी पहुंचे और फिर इजराइल सबको परास्त करते हुए ग्रेटर इसराइल की परिकल्पना को फिर से साकार कर सके। मगर हैरानी इस बात की है कि यूएन में संबोधन के दौरान नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा दिखाया, उसमें सिर्फ फिलिस्तीन को शामिल किया गया था। The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. मुमकिन है कि नेतन्याहू चोरी छुपे ग्रेटर इसराइल प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब अमेरिका उसके साथ खड़ा हो, और मौजूदा वक्त में अमेरिका नहीं चाहता कि नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल को साकार करने के लिए कोई कदम उठाए। क्योंकि ग्रेटर इसराइल में सऊदी और तुर्की का हिस्सा आता है। एक तरफ सऊदी से अमेरिका के काफी अच्छे संबंध हैं, तो वहीं तुर्की उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य है। ऐसे में इसराइल का सऊदी और तुर्की से तनाव बढ़ सकता है। वहीं इराक और सीरिया में भी अमेरिका का दबदबा है। ऐसे में अगर नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल की परिकल्पना को साकार करते हैं, तो फिर अमेरिका के लिए टेंशन बढ़नी तय है। मुमकिन ये भी है कि इसराइल के इस कदम से अमेरिका के कई जिगरी अरब देश पाला भी बदल सकते हैं, यानी रूस और चीन के खेमे में जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि रूस, चीन और ईरान जैसे मुल्क चाहते हैं कि नेतन्याहू ऐसी गलती करे, ताकि मिडिल ईस्ट में फिर से वॉर का फ्रंट तैयार हो सके। जिसके एक पाले में इसराइल और अमेरिका के साथ कुछ नाटो में शामिल यूरोपीय देश, तो वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ अरब के मुस्लिम देश। यकीन मानिए, अगर ऐसी खेमेबंदी हुई तो एक बात शीशे की तरह साफ है
पुतिन जिनपिंग किम और रईसी का गठबंधन वर्ल्ड ऑर्डर बदल देगा। खाड़ी में इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा देगा, क्योंकि भले ताकत के मामले में अमेरिका और जज्बे के मामले में इजराइल मजबूत हो, लेकिन इनके सामने रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे शक्तिशाली मुल्क होंगे जिनकी जंगी सनक से दुनिया वाकिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस बीच बता दें, हमास के हाथों बंधक लोगों पर बहुत बड़ी खबर है। आखिरी मौके पर टल गई 50 की रिहाई। हमास की फ्यूल की मांग पर डील अटकी हुई है। इजराइल ने कहा है कि फ्यूल देने का सवाल ही नहीं है। हमास ने सिर्फ 2 महिलाओं को छोड़ा है। देखिए, बहुत मुश्किल होने वाली है ये युद्ध और ज्यादा भड़कने वाला है। आइए बंधकों की रिहाई क्यों और कैसे अटक गई, साथ ही गाजा के सामने अब संकट क्या है, आइए अब समझते हैं। कुछ और डिटेल में आपको समझाते हैं। तय हुआ था कि हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा, ये बात तय की गई। डील के तहत हमास की ओर से फ्यूल की मांग रखी गई, जो कि हमास की ओर से कहा गया कि हम बंधक छोड़ेंगे, आप फ्यूल दीजिए। इजराइल ने किसी भी सूरत में फ्यूल देने से यानी ईंधन देने से मना कर दिया है। इसके बाद हमास ने सिर्फ 2 महिलाओं को रिहा किया है और ये पैतरा अपनाया। फ्यूल की कमी से गाजा के अस्पतालों में बिजली अब ठप हो गई है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कई अस्पतालों में आईसीयू भी चलाने की हालत में अस्पताल नहीं दिखाई दे रहे हैं बिजली के बिना। नवजात बच्चों समेत सैकड़ों मरीजों की जान को इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है और यही एक मांग थी जो कि अब नेगोशिएशन पर भी नाकाम होती हुई दिख रही है। आगे क्या होगा ये नहीं पता किसी को। एक और बड़ी खबर, गाजा में तेल संकट पर बड़ी खबर है। गाजा में तेल की कमी नहीं है, ये कहना है आईडीएफ का, इजराइल डिफेंस फोर्स का। टनल में 5 लाख लीटर से ज्यादा तेल है। आईडीएफ का हमास पर झूठ बोलने का आरोप। आईडीएफ ने जारी किया स्टोर किए गए तेल की तस्वीर। हमास का दावा है कि तेल की कमी से ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। और इस बीच मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका का बड़ा प्लान सामने आया। अमेरिकी नागरिकों को निकालने का प्लान है। लाखों अमेरिकियों को निकाल सकता है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर अमेरिका की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है। अब क्या कहना है अमेरिका का, आपको समझाते हैं। अमेरिका की चिंता और उसकी योजना क्या है, आइए बिग बॉल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है अमेरिका? 6 लाख अमेरिकी रेस्क्यू होंगे। गाजा में खून खराबा नहीं रुका तो अमेरिका की बड़ी योजना है कि अमेरिका खुद कूदेगा रणनीति के साथ। अपने लाखों नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकालेगा अमेरिका, ये रणनीति बनाई जाएगी। और सबसे ज्यादा चिंता इजराइल लेबनान में रह रहे अमेरिकियों की है कि क्या होगा अमेरिकियों का। इजराइल और लेबनान में कुल 6 लाख से ज्यादा अमेरिकी रहते हैं और सवाल इन 6 लाख अमेरिकियों का ही है। हालांकि अमेरिका को इतनी बुरी स्थिति बनने की आशंका नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी जो प्लान है अमेरिका ने तैयार रखा है। अब इजराइल के तेवर से इतना तो साफ हो गया है कि उत्तरी गाजा कुछ ही दिन में मलबों के ढेर में तब्दील होने वाला है और हो भी रहा है। इजराइल ने एक ही दिन में गाजा में 400 जगहों पर हमला किया। आप अंदाजा लगाइए कि एक बम से अगर 100 मीटर का इलाका भी तबाह हुआ होगा तो एक ही दिन में गाजा में कितनी बड़ी तबाही मची होगी। अनगिनत बम, बेहिसाब बारूद और धमाकों का ऐसा सिलसिला कि दहशत की आंधी में एक पल का भी विराम ना। रविवार को गाजा के आसमान में फाइटर जेट का शोर गूंज रहा था और जमीन रह रहकर इसी तरह से दहल रही। कुछ घंटों के लिए तो ऐसा लगा जैसे आज भी इजराइल उत्तरी गाजा को मलबों का मैदान बना देगा।
पहला, दूसरा, ये तीसरा और फिर चौथा। रात के सन्नाटे में धमाके गूंज रहे थे। खूब अंधेरे में आग की लपटों से रोशनी उठ रही थी। पहले धमाके की गूंज शांत भी नहीं होती थी कि अगला धमाका हो जाता था। गाजा रविवार की रात यूं बार बार दहल रहा था। हमले की रफ्तार बेहद तेज थी। एक साथ कई फाइटर जेट आसमान से बम बरसा रहे थे। रविवार की रात की तस्वीर देखिए। इमारतों में आग लगी थी, हर तरफ मलबे का अंबार था और गाजा के लोग बेबस आंखों से तबाही का मंजर देख रहे थे। लोग घरों में दुबके थे और बाहर धमाकों की आवाज आ रही। लेकिन घर भी कहां महफूज था। जरा देखिए कैसे बम के छर्रे घर के भीतर मौजूद लोगों को भी जख्मी कर रहे थे। धमाके के वक्त पूरा परिवार खाना खा रहा था। बच्चे, महिलाएं सब थे। यह धमाका गाजा के अल शिफा अस्पताल से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुआ। अस्पताल में खचाखच भीड़ थी। इजराइल ने इस अस्पताल को खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन यहां अभी भी मरीज हैं। इजरायली फोर्स ने इसे 1 घंटे के भीतर खाली करने की चेतावनी दी थी। गाजा में बमबारी हो रही है, तो वहीं वेस्ट बैंक में सेना हमास समर्थकों पर गोली चला रही है। नेबुलस में 2 लोगों की मौत हो गई। वेस्ट बैंक में लगातार छापेमारी जारी है। सेना अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आसमान से गिरने वाला बम घर के साथ ही परिवार के सदस्यों को भी छीन रहा है। एक बेबस पिता हमेशा के लिए खामोश हो चुके, अपने बच्चे से लिपट कर रो रहा। गाजा में हर तरफ ऐसा ही मामला है, आंसू है और कभी न भर पाने वाले जख्म। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि रविवार की रात को गाजा में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। खान यूनिस के इस इलाके में हजारों लोगों ने शरण ली है, लेकिन सुबह सुबह यहां पर बम का धमाका हो गया। खुले आसमान में सो रहे लोगों की नींद खुली तो हर तरफ धुआं और धूप था। लोग तड़प रहे थे, चीख पुकार मची। रविवार की इन तस्वीरों से पता चलता है कि गाजा में किस रफ्तार से हमले किए गए और कैसे कई इलाकों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। सोमवार की सुबह भी गाजा पर बमबारी जारी थी और गाजा से इस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा था। खान यूनिस इलाके की सुबह लोगों के सामने ऐसी कि कई इमारतें थी जिनका आधा हिस्सा ढह गया था। दिन के उजाले में गाजा पर हमले का वीडियो देखिए। इजराइल के विमान काफी ऊंची उड़ान भर रहे थे, रह रहकर बम बरस रहे थे, इमारतों पर जोरदार धमाके हो रहे थे। इजरायली सेना का दावा है कि ये तमाम इमारतें हमास से जुड़ी हैं और हमास का ठिकाना। हर धमाके के बाद अस्पताल में एम्बुलेंस की लाइन लग जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अस्पताल लाया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी इमारतों पर बमबारी की वजह से बच्चे और महिलाएं जख्मी हो रहे हैं।
मलबों से भी लगातार रेस्क्यू चल रहा है। सिर्फ आसमान से ही नहीं, जमीन से भी गाजा पर प्रहार हो रहा है। गाजा सीमा के करीब इजराइल ने आर्टिलरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये आयरन स्टिंग नाम की शेल है। ये एक गाइडेड हथियार है जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। आयरन स्टिंग रॉकेट की तरह ही गाजा की जमीन पर गिर रहा है और इस तरह के जोरदार धमाके हो रहे हैं। जबालिया कैंप में भी इस्राइल को हमास के लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यहां पर बमबारी की गई। बमबारी से कई इमारतें गिर गई। जबालिया कैंप में बमबारी से भारी तबाही हुई है। यहां हजारों लोग रहते हैं और मलबों में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी तक कई शव निकाले जा चुके हैं। गाजा में इस्राइल ने हमला तेज कर दिया। हमास को लग रहा था कि उत्तरी गाजा को खाली न कराने से इस्राइल की सेना ज्यादा तेज हमले नहीं कर पाएगी, लेकिन इस्राइली सेना ने जता दिया कि उसकी चेतावनी नहीं मानने वालों का भी हमास के लड़ाकों जैसा अंजाम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और नेतन्याहू की मुलाकात। इजरायल दौरे पर मैक्रो है, नेतन्याहू की मुलाकात होगी और दोनों नेताओं के बीच ताज़ा हालात पर बातचीत देखी हुई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नेतन्याहू से जब मिले इमैनुअल मैक्रो, तब उन्हें गले मिलकर नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया और उसके बाद फिर चर्चा हुई, युद्ध को लेकर चर्चा हुई। और एक और बड़ी खबर, इजरायल दौरे में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने बड़ा बयान भी दे दिया है। फ्रांस इजरायल के साथ खड़ा है। मैक्रो का कहना है 7 अक्टूबर का हमला दुनिया के लिए सदमा है। बिना भेदभाव सभी बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। इजरायल की मदद के लिए हर कदम उठाएंगे। तो अभी तक तो ज्यादातर मुल्क लगातार सपोर्ट कर रहे हैं इजरायल को, लेकिन ये युद्ध की दिशा और दशा क्या होगी ये वक्त तय करेगा। फिलहाल युद्ध का 18वां दिन है और TV9 भारतवर्ष युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी कवरेज आप तक लगातार पहुंचा रहा है।